गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का तीसरा भाग जो कि है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आज पार्ट 3 वीडियो बन रहा है और इसको समझने से पहले हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ समझना पड़ेगा संख्या रेखा पर। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जो हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा है, पहले उन चीज़ों के बारे में और थोड़ा सा बेहतरीन से समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। जो इसको समझने के लिए संख्या रेखा के जो पहले के चीज़ हैं उसको समझना जरूरी है। तो संख्या रेखा जो हम लोग ने पढ़ा था पहले, संख्या रेखा पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा है और जीरो जो कि कनेक्टिंग है, और अपने राइट साइड जाने पर 1 2 ऐसे करके हम लोगों ने लिया था और इधर -1 -2 करके लिया था। ठीक है, ये एक संख्या रेखा है जो कि ऐसे करके हम लोगों ने दर्शाया था इसको। तो अभी हम लोग इस साइड में थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके समझते हैं। इस साइड में देखते हैं कि इसे हम डिनोट करते हैं अब 1 को यहाँ, उसके बाद 2 को यहाँ। ठीक है, तो 1 और 2 को हमने दिखा दिया। यहाँ से इधर प्राकृतिक संख्या होता है, इसको अगर मिला दें तो पूर्ण संख्या, और इधर अगर पूरा को मिला दें तो पूर्णांक हम लोग जानते ही हैं कि पूर्णांक होता है। तो अभी इन चीजों को समझने से पहले कि ये देख लेते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या को अगर रखा जाए तो इन दोनों के ठीक बीच में 1/2 तो हो सकता है ना, 1/2। ठीक है, इससे पहले 1/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर पॉइंट में निरूपित करना रहे, इसको अगर पॉइंट में निरूपित 1/2 हो गया, यहाँ अगर 1/3 हो गया, तो इसको अगर पॉइंट के रूप में हमको निरूपित करना रहे तो पॉइंट के रूप में हम लोग कैसे कैसे करके क्या करेंगे उसी के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो मान लीजिए 1/2 दशमलव के बाद क्या हो जाता है 0.5। ठीक है, 1/3 ठीक है 0.333 करके ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, जिसको बात हम लोग लिखते हैं 0.3 पर बार। 0.3 पर क्या लिखते हैं बार, 0.3 पर क्या लिखते हैं बार। ठीक है, इसको रैकरिंग भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद ये अपने आप खत्म हो गया क्योंकि शेषफल 0 हो गया। ठीक है, ये और आगे बढ़ा ही नहीं, लेकिन यहाँ आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे 1/3 को अगर करेंगे तो आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर 1/7 लिया जाए, 1/7 लिया जाए तो 1/7 भी क्या होता है कि ये आगे बढ़ता है। कुछ सेट ऑफ नंबर के बाद ये फिर से रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, रिपीटिंग नंबर 0.142857 फिर से ये रिपीट होगा। उसी तरह से 142857 फिर से आएगा। तो इस तरह से ये रिपीट होते जा रहा है। तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या का जो नेचर होता है दो तरह का होता है। एक होता है शांत प्रवृत्ति का, एक होता है अशांत प्रवृत्ति का। तो शांत प्रवृत्ति का जो होता है वो हो जाता है आपका इसी तरह का 1/2 अगर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0.5 जो कि टर्मिनेट हो जाएगा, बाद में समाप्त हो जाएगा। इसके आगे डॉट डॉट का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो शांत प्रवृत्ति का होता है इसको समझने के लिए आइए क्या क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर, ट्रिक क्या क्या है डिनोमिनेटर में होना चाहिए जिससे कि हमको पता चले कि ये शांत प्रवृत्ति का है। जैसे मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में हमको अगर 2, डिनोमिनेटर में अगर 2 या 2 का गुणज, मान लीजिए 8, 2 का गुणज है 8, 2 से 2 का 2 अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 5 हो, डिनोमिनेटर में 5 हो, या 5 का गुणज हो, 5 का गुणज 25। ठीक है, या इन दोनों का 2 और 5 का गुणज हो, क्या हो 2 और 5 का गुणज हो मिलके, तो 5 गुना 10, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हटा के यहाँ 10 लिख सकते हैं, मतलब 1/10, या इसका गुणज 1/10
100। ई सब अगर रहे डिनोमिनेटर में, ऊपर कुछ भी रहे लेकिन नीचे में डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 2 या इसका गुणज 2 दूना 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो 2 का गुणज है वो, ठीक है। और 5 रहे या 25 रहे या 5 का ही और गुणज हो, जैसे मान लीजिए 50 हो, ये दोनों को मिला के 2 और गुना 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। और या तो इन दोनों का जो है 2 और 5 का जो मिला के यहाँ पर गुणनफल जो होता है 1/10, ठीक है। इसको अगर देखते हैं कि 1/10 जो हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका भी गुणज अगर लेते हैं तो उस तरह में ये टर्मिनेट हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं कि एक इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लीजिए यहाँ पर यहीं पर अगर हम करते हैं, इसको अगर बदलिएगा, इसको अगर बदलते हैं तो 1/2 को क्या हो जाएगा वैल्यू 0.5, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5, 1/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 125, 1/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 का वैल्यू 0.2, 1/25 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है। 1/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10 का वैल्यू, तो 1/10 का वैल्यू हो जाएगा 0.1 और 1/100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। इस तरह से देखिए पॉइंट के बाद ये शांत हो गया है, लेकिन इसमें लगातार ये नंबर नहीं आया। अगर 1/3 लेते हैं, 1/3 लिए तो ये क्या होगा 0.333 आते रहेगा, इस तरह से आते रहेगा। तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 0.3 पर बार कर देते हैं। तो ये जो संख्या है ये जो बताए ये शांत है, इसको बोलेंगे शांत हुआ, मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेट हो जाता है, मतलब दशमलव के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है, कुछ न कुछ अंक के बाद ये समाप्त होना ही है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये समान अंकों को रिपीट करता है या समान सेट ऑफ अंक को फिर से रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समान अंकों को रिपीट कर रहा है, अगर इसी जगह पर 1/7 लेते हैं, 1/7 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.142857 ... ये चलते रहेगा, ये सेट ऑफ नंबर को ये क्या करेगा रिपीट करेगा, ठीक है। 142857 को रिपीट करते चले जाएगा। अब इन्हीं चीजों को हम लोग संख्या रेखा पर अगर दर्शाना रहे, इन्हीं चीजों को अगर संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाएंगे तो 0.5 ये 1/2 जो है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 और इसके बीच में अगर हमको इस सब चीजों को दर्शाना रहे, ठीक है, ये सब चीज को अगर दर्शाते हैं तो 1/2 मतलब 0.5, 1/3 मतलब 0.3 के बराबर हो गया, रेगरिंग दे देते हैं यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.3 रेगरिंग हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर 1/7 को अगर दर्शाना रहेगा तो 0.1428 लगभग यहाँ पर आएगा, लगभग 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे, ठीक है। इसको अगर 10 भाग में बांट देते हैं तो 0.1 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ से 0.1 यहाँ पर है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये मेरा संख्या होगा 1/7 का वैल्यू, यहाँ पर 1/7 का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर कि जो भी संख्या हम लोग पढ़े हैं अभी तक में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या फिर परिमेय संख्या और पूर्णांकों, ये सब संख्या को हम लोगों ने p/q के रूप में यहाँ पर दिखा चुके हैं। बाकी के परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में हम लोग दिखा ही चुके हैं। बाकी जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को बटे में 1 देके हम लोग उसको भी क्या किए हैं परिमेय संख्या में बदल चुके हैं। तो ये जो बदले हैं हम p/q के रूप में, ये सारे के सारे अभी तक हम लोग देखे कि संख्या रेखा पर आ जा रहा है, ठीक है। ये ना है p/q 1/2, 1/3, 1/7, ये सब क्या हुआ ये p/q के रूप में है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर क्या
कोई ऐसी भी संख्या है जो कि p बाय क्यू के रूप में नहीं हो और संख्या रेखा पर उसका वैल्यू हो, तो ऐसी भी संख्या होती है जो कि p बाय क्यू के रूप में नहीं हो, p बाय क्यू के रूप में क्या हो कि नहीं हो और वो संख्या रेखा पर भी उसका वैल्यू मान दिखाता हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो वैसे ही संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, जो कि p बाय क्यू के रूप में नहीं होती है। ठीक है, आइए अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि अपरिमेय संख्या आखिर है क्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक शांत पढ़ा परिमेय संख्या का, शांत आवृत्ति, और एक होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, परिमेय संख्या का अगर हम बोले कि परिमेय संख्या का स्वभाव कैसा होता है, परिमेय संख्या का स्वभाव कैसा होता है, परिमेय संख्या का स्वभाव कैसा होता है, तो अगर दशमलव प्रसार अगर पूछे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पूछे तो क्या होगा कि एक शांत प्रकार का होगा, शांत, ठीक है, और एक होगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो ये अशांत में क्या हो गया, 1/2, 1/5 जो हमने, और 1/10 इन सब का गुणज होगा। और ये अशांत आवृत्ति में क्या हो गया, 1/3 और 1/7, ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, 1/2, 1/5 और 1/10, ये हो गया आपका शांत का। ठीक है, तो अपरिमेय का कैसा होगा दशमलव प्रसार, जो कि p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये इसका जो होगा दशमलव प्रसार, ये होगा अशांत अनावर्ती, मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 0.10, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 0, ठीक है, और आगे हम लोग क्या करते हैं, बिंदा दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो है आपको लग रहा है कि कोई ऐसा संख्या जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 हो जा रहा है, ये जो है 100 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 हो जा रहा है, और यहाँ पर 100 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो 10 है ये रिपीट हो ही नहीं रहा है। अब उसी तरह से अगर एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर दूसरा लेते हैं, मान लीजिए 0 पॉइंट, ठीक है, 2 4, ठीक है, 0 फिर 2 4 00 फिर 2 4 000, इस तरह का अगर संख्या लेते हैं हम लोग, मान लीजिए इस तरह का संख्या लिए, तो ये लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये जो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, तो क्या हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या P क्या होगा और Q क्या होगा? यहाँ पर तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर शांत वाले या इसमें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि P क्या होगा और Q क्या होगा, रेकरिंग लगा के। यहाँ तो कोई रेकरिंग नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो आवर्त नहीं लग रहा है कि बार बार रिपीट हो। यहाँ आवर्त का मतलब क्या हुआ, आवर्ती का मतलब क्या हुआ, बार बार रिपीट हो रहा। अशांत का मतलब क्या हुआ कि शांत है ही नहीं, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अशांत है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और अनावर्ती का मतलब क्या हुआ, अनावर्ती रिपीट ही नहीं हो रहा है, रिपीट होगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम P बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे कैसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0.1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, या मान लीजिए वहां 5 1 2 है। ठीक है, 5 1 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नियम जानते हैं कि दशमलव को हटा देते हैं और बटे में दशमलव के जगह पर 1 और बाकी जो दशमलव के बाद अंक है वो जितना अंक है उतना 0। ठीक है, तो 512 बटे 1000 ये P बाय क्यू के रूप में बदला कि नहीं, 512 बटे 1000 P बाय क्यू के रूप में बदला। लेकिन यहाँ पर तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है। कहाँ खत्म होगा ये तो पता ही नहीं है, कहाँ पर खत्म होगा।
दशमलव हटा भी दिए तो नीचे में कितना जीरो पड़ेगा, ऊपर में इसके बाद कितना अंक आएगा ये तो पता ही नहीं है। इसीलिए हम p बाय क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटा दें कितना जीरो नीचे होगा, कितना अंक आगे जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये तो पता ही नहीं है हमको। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट करेगा, नंबर लाइन में। अब मान लीजिए यही भी एग्जांपल में लेते हैं, यहीं पर कि एक ये जो एग्जांपल हम लिए हैं इसी को अगर लेते हैं, यहां से यहां एक संख्या रेखा मान लीजिए, ये अगर जीरो है, संख्या रेखा जीरो है, यहाँ 1 है, इधर में यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक, तो यहां से यहां अगर हम इसको 10 भाग में बांट देते हैं, 10 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये 0.1 और ये 0.2, यहीं तक काम है हमको। 0.3 इसको हम कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए 0.10 है तो 0.1 के बाद अंक है, तो 0.1 के बाद यह इधर इसी बीच में कहीं ना कहीं संख्या होगा, ये वाला संख्या, तो यही संख्या यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बिंदु पर या इस बिंदु पर कहीं भी कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ है 24, 0.24, तो 0.24 2 के बाद में संख्या है और 3 से कम है, तो 0.3 से कम है, तो 0.2 और 0.3 के बीच में कहीं पर होगा। 24 बोल रहा है तो आधा से 0.2 और 0.3 के आधे से थोड़ा सा कम में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बिंदु होगा जो कि 0.24 वाला संख्या इसको दर्शाएगा, इसको दर्शाते चले जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए कि ये आसान अनावर्ती का होता है। तो अब हम लोग मान लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, उसका इतिहास क्या था, तो उसका जो इतिहास था, पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस के अनुयायी 400 ईस्वी में क्या क्रॉन्टन के हिप्पार्कस ने अपरिमेय संख्या जो √2 का खोज किया। ठीक है, जिसके चलते से क्या हुआ कि उसकी मौत भी हो गई। हो सकता है, लोग बोलता है कि उसका मौत हो गया √2 के खोजने से, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर दिया था। हो सकता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसी के चलते ही उसकी मौत हुई थी। उसका मौत का कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि उस समय भी इस तरह का चलता था कि कोई कुछ खोज लिया तो उसके पीछे में आदमी लग जाता था। तो अब आते हैं यहाँ पर कि हमारा जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसका एक्चुअली में परिभाषा हम लोग क्या देंगे। ये तो समझ लिए कि यहाँ पर नंबर लाइन में होगा कि परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा, तो ये कहाँ पर होगा। ठीक है, ये इसका परिभाषा एक्चुअली में होगा क्या, ये हम समझ लेते हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा समझने के लिए पहले अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका परिभाषा क्या होगा, अगर बोलेगा कि परिभाषा क्या हो सकता है, तो इसका परिभाषा यही हो सकता है कि इसे p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
इसका परिभाषा यही होगा कि P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर कि P एक पूर्णांक हो और Q भी एक पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, कि ऐसे चीजों में नहीं लिखा जा सकता है। परिभाषा यही है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था? P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, P Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस यही चीज है कि उसको लिखा जा सकता है, इसको P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ये समझ लिए। अब चलते हैं थोड़ा बहुत कि अपरिमेय संख्या जो ये हुआ था, परिभाषा तो हम लोग ले लिए, कि अब चलते हैं कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इसका ये वाला जो चिन्ह है अपरिमेय संख्या में, इसका भी चिन्ह का यूज होता है। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? करनी। हिंदी में क्या कहते हैं? करनी। ठीक है, करनी बोलते हैं। और इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट बोलते हैं ये वाला चिन्ह को। ठीक है, अब ये समझ लिए। अब मान लीजिए कि इसका अगर कोई उदाहरण अगर आपको बोले कि इसका कैसे उदाहरण दीजिएगा, तो अब परिमेय संख्या का जैसे बोलते थे कि परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं, अनगिनत संख्याएं हो सकती है, वैसे ही इस अपरिमेय संख्याएं भी क्या अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं दो संख्याओं के बीच में हो सकती है। कैसे? अब बोलिएगा कि 0 पॉइंट हम अभी आपको बताएं कि 3 0, इस तरह का एग्जांपल देखे, 3 0 फिर 3 3 0 फिर अपने मन से ले लीजिए कोई और उसको जो है रिपीट नहीं होने दीजिए। यहाँ पर 3 0, यहाँ पर डबल 3 0 हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल 3 0 हो रहा है, रिपीट होने ही मत दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, 4 5 0 4 5 0 0, फिर 4 5 0 0 ट्रिपल 0, और इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या के बारे में हो सकता है कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल इस तरह से होगा। परिभाषा ये हो गया कि P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और P Q क्या है? P Q पूर्णांक हो और P जो है Q जो है उस Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P Q क्या है? पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह में के फॉर्म में ये नहीं बन सकता है। ठीक है, ये तो समझ गए। अब आइए कि जैसे ही पाइथागोरस के अनुयायी ने जो √2 का खोज किया था और उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी, उन्हीं के अनुयायी ने √2 को सिद्ध कर दिया कि वो एक परिमेय संख्या है। बाद में उन्होंने उसी के अनुयायी ने सिद्ध किया था कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है लैम्बार्ट और लीजेंड्रे जो आते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है संख्याएं, इसके √2 के अलावा भी ढेर सारे संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उन्होंने क्या क्या कौन कौन से संख्या के बारे में बोला, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से संख्या के बारे में बोला कि वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए कि उन्होंने बोला कि √2 के अलावे, √2 तो किसने किया? कि √2 का खोज किसने किया था? कि पाइथागोरस के अनुयायी ने किया था। कि उसने क्या कहा कि ये अपरिमेय संख्या है। लैम्बार्ट ने क्या कहा? लैम्बार्ट ने क्या कहा कि ये √2 के अलावे भी कुछ संख्या हैं। जैसे कौन सा संख्या? √3, √4 तो नहीं है क्योंकि 4 स्क्वायर रूट में हो जाता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। तो √3, √5, ठीक है, √5 हो गया, √6, ठीक है, इसी तरह से 7 8 9 था 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं?
जो आपके 16 नहीं, 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 15 एंड 17। अब बोलेंगे कि ये जो सिद्ध किया कि ये परिमेय संख्या है और कुछ संख्याएं इसमें छूट गया, जैसे √4 छूट गया, √16 छूट गया, ये कैसे हुआ? ठीक है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उन सारे संख्याओं को छोड़ के, या परफेक्ट क्यूब है, उन सारे संख्याओं को छोड़ के ये क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं होते हैं, अगर उसके ऊपर में रूट या √क्यूब लग जाए तो। जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, ये नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम लोग याद करेंगे? जैसे 1 है तो 1 गुना 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर किए तो ये आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 4 आ गया, ठीक है। ये देखिए 2 सेम चीज रिपीट हो रहा है, सेम चीज जोड़ा में अगर रिपीट हो रहा हो और जोड़ा में ही बने तो वो हो जाएगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 इक्वल टू 9, ठीक है। 3 गुना 3 9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, हुआ ना। तो अब इसको प्रूफ किए हम लोग कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे। मान लीजिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी तो जोड़ा में बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है, 2 तिया 6, लेकिन दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए ये 2 है, ये 3 है, 2 गुना 3 अगर लिखते हैं रूट अंडर में, ये भी जोड़ा में है लेकिन अलग अलग नंबर है। यहाँ देखिए सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तभी जाके ये रूट कैंसिल होगा। रूट अब कैंसिल कैसे होता है इसके बारे में देखिए। ये अगर ये रूट रहे, स्क्वायर रूट रहे, तो ये इसका वैल्यू होता है, अगर ये x इसके अंदर में है तो x पर पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 संख्या रिपीट हो रहा है, मान लीजिए 4 है, इसके अंदर में क्या है? 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको फिर क्या लिखेंगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इसको फिर क्या लिखेंगे? 2। इस रूट को अगर हम हटा देते हैं तो 1/2 होगा, और पावर में क्या होगा? 2 होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? अगर किसी चीज पर होल पावर है और उसके अंदर में भी पावर है तो ये दोनों पावर गुना हो जाता है, तो 2 पर पावर 2 गुना 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में पावर 1 हुआ, तो किसी भी चीज पर पावर 1 इक्वल टू वही सेम संख्या हो जाता है, तो 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 हो गया। आ गया ना? यहाँ पर देखिए, तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब। अब बोलेंगे परफेक्ट क्यूब कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि रूट यहाँ पर मान लीजिए कि 8 है, ठीक है, इसके अंदर में करनी के अंदर में यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर में कुछ नहीं लिखा रहता है, इसके अंदर में छुपा हुआ रहता है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दर्शाया रहेगा क्यूब रूट में 3, इसका मतलब 8 जो है, 8 का 3 जोड़ा बनेगा, 3 ठो बनेगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हुआ, यहाँ पर 3, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 पर पावर क्यूब, और ऊपर में यहाँ पर क्यूब रूट है, ठीक है। क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1/3 होगा, तो 1/3, 2 पर पावर क्यूब और ऊपर में 1/3। इसको जैसे ही हटाएंगे, इस कोष्ट को हटाएंगे, तो ये दोनों किस में चले जाएगा? गुना में चले जाएगा। 2 पर पावर 3 गुना 1/3, 3 कैंसिल, तो 2 पर पावर कितना बचा? 2 पर पावर 1 बराबर हो गया आपका 2। तो ये जो क्यूब रूट का वैल्यू 2 ही आ गया फिर से। तो परिमेय संख्या ये क्या हो गया? फिर से आपका नेचुरल नंबर में आ गया। तो क्यूब रूट और परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारे जो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं होंगे, अगर उसके ऊपर में रूट और क्यूब रूट लगा हो तो, ठीक है। इसको अगर कुछ उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। पाइथागोरस ने 400 BC में √2, पाइथागोरस के अनुयायी ने √2 का वैल्यू जो दिया था 400 BC में दिया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो है 16वां सूत्र, ठीक है,
16वां सूत्र हमारा वैदिक काल में वेदों में लिखा गया है, जीवा का नियम, उसमें निकाला गया है √2 का वैल्यू। दशमलव प्रसार के जो होता है, दशमलव प्रसार के बाद जो है 6 अंक तक जो है वो सही है। तो अब देखिए कि वो किस सूत्र के अनुसार से, 16वां सूत्र के अनुसार से निकाला था। अब सोचिए आज से 2800 वर्ष पहले पाइथागोरस, उसके बाद 400 वर्ष बाद आए हैं पाइथागोरस का, लेकिन ये जो हुआ है उसके 400 वर्ष पहले, मतलब आज से 2800 वर्ष पहले, यानी आज से कितना 800 बीसी से 500 बीसी तक ये माना जाता है वैदिक काल। इससे पहले की माना जाता है 1000 ईस्वी से माना जाता है, 1000 बीसी से ही माना जाता है वैदिक काल को। लेकिन ये जो खोजा गया था ये 16वां सूत्र में, ये इतना 800 बीसी से 500 बीसी के बीच में खोजा गया था, ठीक है, इसका माना जाता है। तो 16वां सूत्र जो है √2 का वैल्यू जो निकाला था, √2 के लिए 1 + 1/3 + 1/4 × 1/3 माइनस किया था 1/34 गुना 1/4 गुना 1/3। अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ पर तो 1.14145 यहाँ तक का वैल्यू ये देता है, लेकिन यहाँ तक सही है, ठीक है। दशमलव के 6 अंकों तक ये पूरा सही है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू है ये यहाँ तक का आपका √2 का जो वैल्यू है यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पाई के बारे में। पाई का जो है इतिहास, सभी लगभग सभी जो फेमस संस्कृतियां आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि हड़प्पा की संस्कृति, फिर मेसोपोटामिया के सब जो है संस्कृति वगैरह सब पढ़े होंगे, सभ्यता वगैरह पढ़े होंगे, तो सभी संस्कृति से लगभग रिलेटेड है पाई का वैल्यू। तो पाई जो है, पाई का बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पाई आखिर है क्या, पाई को अपरिमेय संख्या कैसे बोला गया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, फिर 22/7 परिमेय संख्या कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पाई के इतिहास के से थोड़ा सा समझते हैं, पीछे से ही लेके समझते हैं कि पाई जो है, पाई का जो दशमलव प्रसार सबसे पहले दिया था आर्किमिडीज ने दिया था। सबसे पहला जो दशमलव जो उसका पॉइंट में निकाला आर्किमिडीज ने निकाला, एक रेंज दिया उन्होंने कि इतना और इतना के बीच में ही हो सकता है। तो उन्होंने आर्किमिडीज ने क्या कहा था, कब से तो वो उनका काल था 287 से लेके 212 तक, ठीक है, 287 से लेके 212 ईस्वी तक उनका ये काल था। तो इसी समय में उन्होंने बोला कि ये पाई जो इसी समय में निकाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये पाई का जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा 3.140 से ले 3.14045 से बड़ा होगा पाई का वैल्यू, और 3.14285 से छोटा होगा। इसी रेंज में पाई का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। जो पाई का जो वैल्यू है इसी में एग्जिस्ट करेगा। इन्होंने किसने कहा, ये आर्किमिडीज ने कहा। ये किसने कहा, आर्किमिडीज ने कहा था, ठीक है। इसके बाद लगभग 700 ईस्वी के बाद, 700 साल के बाद ये जो है आर्यभट्ट, हमारे ही देश के आर्यभट्ट जो कि महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और महान खगोल शास्त्र बोला जाता है उनको, और इसी के नाम पर पहला जो है हम लोग का अंतरिक्ष ये छोड़ा गया था, सैटेलाइट छोड़ा गया था आर्यभट्ट। तो ये इन्होंने दशमलव के जो है 5 अंकों तक इन्होंने निकाला था, परफेक्ट जो मान निकाला था पाई का कि दशमलव के 5 अंकों तक, ठीक है। 3.1416 ऐसे ही करके इतना तक निकाले थे आर्यभट्ट साहब ने, ठीक है। कब निकाले थे, ये 400 इनका काल था
576 से लेके 550 ईस्वी के बीच में ही इन्होंने, जब हमारे देश में गुप्ता का शासन था, याद कीजिए उसी समय का ये काल है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है 1700 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि पाई, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वैल्यू फाइंड ही नहीं किया जा सकता है। पाई का वैल्यू आज तक फाइंड नहीं किया जा सका है। इवन कंप्यूटर भी इसको पूरा परफेक्ट वैल्यू देने में नाकाम रहा है। अब देखिए है एक अपरिमेय संख्या है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का वैल्यू ना रिपीट, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो रिपीट होता ही नहीं। अपरिमेय का तो यही नियम है कि उसका दशमलव प्रसार रिपीट ही नहीं हो और लगातार चलते जाए। ठीक है, उसके बाद आया सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में जब पाई का वैल्यू डाला गया उसके एल्गोरिदम में, तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर ने वैल्यू दिखाया 1.24 ट्रिलियन। इतना वैल्यू दिखाया, 1.24 ट्रिलियन वैल्यू दिखाया। देखिए कि पाई का जो है, पाई का सन्निकट मान, पाई का जो है सन्निकट मान अगर निकालना हो, पाई का सन्निकट मान हम लोग क्या मानते हैं? 22/7। हम लोग क्या मानते हैं? 22/7 मानते हैं, या फिर हम लोग लेते हैं 3.14। ये दोनों परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे सर पाई तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? तो ये तो p/q के रूप में है, तो इसको हम परिमेय ही तो मानेंगे। इसका जस्ट निकट का वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो 22/7 हो गया परिमेय संख्या। अब इसको भी तो परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ इधर पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है, पॉइंट दिया रहता तब न सोचा जाता कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन पॉइंट तो दिया हुआ है नहीं। तो यहाँ से हम इसको दशमलव को हटाएंगे और यहाँ दशमलव की जगह पर 1, उसके बाद का 2 अंक है तो 2 ठो 0 दे देंगे। ठीक है, कि ये हो गया आपका 314/100। तो ये क्या हो गया? p/q के रूप में है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो पाई हो गया अपरिमेय संख्या, और जबकि उसका सन्निकट मान लेके जो हम लोग मैथ बनाते हैं, चाहे वो सर्किल से रिलेटेड हो, चाहे सिलेंडर से रिलेटेड हो, चाहे और जो हम लोग लेते हैं कोण वगैरह सब, उससे रिलेटेड हो, उसमें पाई का जो जरूरत पड़ता है, तो वो क्या होता है, हम लोग यही 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब इसको जो बताना है, अब आइए समरी करते हैं थोड़ा बहुत, कि हम लोग जो है क्या क्या सीखे। अब थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बाउंड्री है, मान लीजिए घर का मैदान, किसी मैदान का एक बाउंड्री है, किसी फील्ड का बाउंड्री है। ठीक है, वहां पर अगर कुछ मान लीजिए यहाँ पर गाय रखा हुआ है, क्या रखा हुआ? गाय वगैरह सब चल रहा है, गाय सब चल रहा है। ठीक है, उसके बाहर यहाँ हम जो एक और बाउंड्री दिए, इस बाउंड्री में सिर्फ गाय चल रहा है, इस बाउंड्री में भैंस भी चल रहा है, भैंस चल रहा है। ठीक है, अब बताइए, ये हो गया बाउंड्री ए, जो गाय वाला बाउंड्री है वो हो गया ए, इसके अंदर में लिख देते हैं, और जो इसके बाहर वाला बाउंड्री है वो बी है। और इसके बाद हम इधर हम रख देते हैं कि भेड़ है। ठीक है, भेड़, ये समझने के लिए हम दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका सी। अब बोलेगा कि सी वाले बाउंड्री में क्या क्या चल रहा है, तो सी वाले बाउंड्री के अंदर ही तो बी और ए वाला बाउंड्री है। तो हम बोलेंगे ना कि सी वाले बाउंड्री के अंदर में जब ये ए और बी दोनों है, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों चल रहा है सी वाले बाउंड्री के अंदर में। तो सी वाले बाउंड्री के अंदर में क्या क्या चल रहा है? भैंस भी चल रहा है, गाय भी चल रहा है और भेड़ भी चल रहा है। ठीक है, अगर बोलेगा कि सी बी वाले बाउंड्री के अंदर में क्या चल रहा है, तो बी वाले बाउंड्री के अंदर में गाय चल रहा है। ठीक है, समझ गए इतना तक?
तो अब इसी का हम लोग यूज करेंगे कि आखिर जो मान लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बाउंड्री बनाए, ठीक है, बाउंड्री बना, इसमें क्या है, बाउंड्री में प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको n से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 से लेके ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसके ऊपर में हम पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या इसमें अगर जीरो इंक्लूड, प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेते हैं एक और बाउंड्री जिसमें पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक लिखे। अब पूर्णांक को, पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित किए थे और पूर्णांक को Z से सूचित किए। पूर्णांक को हम लोगों ने Z से सूचित किया था, जिसके अंदर में माइनस वाला संख्या था, -2 -1 इसी तरह से 0, ठीक है, आया था। और 0 के बाद वाला संख्या तो यहाँ पर है ही। इसके बाद इसके ऊपर में क्या था, परिमेय संख्या है, जो बटे वाला संख्या है P/Q के रूप में वाला, वो संख्या क्या हो गया, यहाँ पर है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको Q से सूचित किए थे। इसमें भिन्न वाला भी संख्या आ जाएगा, 1/2, 1/3, 5/7, ठीक है, -3/4, ऐसा भी संख्या आ जाएगा इसके अंदर में। अब बोलेगा कि क्या, यहां से देखिए, यहां से अगर बाहर जाते हैं, बाहर की तरफ, तो ये सारे के सारे संख्याएं जो अगर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे संख्याएं ऊपर वाले संख्या के अंदर में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या के अंदर में ही तो ये बाउंड्री है। तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ये हो सकती है। अब बोलेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर में ही पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब बोलेगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर में पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या है। फिर अगर पूछे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर में ये सारे के सारे संख्या उसके अंदर में आ जाते हैं, तो उसी में तो प्राकृतिक संख्या है, उसी में पूर्ण संख्या है। अगर ये भी पूछ दे कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो हम बोलेंगे हाँ। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हम बोलेंगे हाँ, ठीक है, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब जब बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तब देखेंगे कि ये नहीं होता है। अब देखिए कैसे, कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो देखिए -5/7 ये क्या पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक मतलब क्या? पूर्ण प्लस अंक। अगर इसका संधि विच्छेद करें, पूर्ण प्लस अंक, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। तो क्या ये यहाँ पर क्या है? यहाँ फ्रैक्शन के रूप में है, यहाँ क्या है? फ्रैक्शन के रूप में है। ये सब संख्याएं पूर्ण कंप्लीट नंबर नहीं है। तो बाहर से अंदर की ओर अगर आते हैं तो गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, नहीं होगी। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ लिए। उसके बाद बचा क्या कि इसके बाद बचा हमारे पास में अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या को लिख देते हैं, अपरिमेय
में संख्या का एक अलग बक्सा बना देते हैं, क्योंकि ये परिमेय इस सब संख्या से तो रिलेटेड है ही नहीं, तो इसका एक अलग ही बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, जिसमें √2 √3 ऐसे ही संख्याएं रहेंगी, पाई ये सब संख्या रहेगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या और इधर हो गया परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के अंदर इधर और इधर हो गया अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों को बक्से को अगर एक बाउंड्री के अंदर में डाल दिया जाए, एक बड़ा सा बाउंड्री के अंदर में डाल दिया जाए, ठीक है, एक बड़ा सा बाउंड्री के अंदर में हम इसको डाल देते हैं, तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, यही संख्या आपका वास्तविक संख्या कहलाएगी। ये जो है इन दोनों को मिला के ही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं ये बड़ा बड़ा बाउंड्री, वास्तविक संख्या, ठीक है, ठीक। तो वास्तविक संख्या में हम लोग क्या पढ़े, क्या जाने, वास्तविक संख्या के अंदर में कि वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय भी संख्या हो सकती है और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है, ठीक है। वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इसके बाद का चीज हम लोग थोड़ा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। संख्या को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल R से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को ही रियल नंबर बोलते हैं और इसको कैपिटल R से सूचित किया जाता है। और इसी के अंदर में क्या होता है, आपका क्या होता है, दोनों संख्याएं होती हैं, एक होता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, और एक होता है इधर परिमेय संख्या। अब बोलिए कि अगर संख्या रेखा ये है, तो संख्या रेखा पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में हुआ था, p/q के रूप में हुआ था, ठीक है। p/q के रूप में हम लोग परिमेय संख्या को दर्शाए थे, और जो बचा रह गया जो कि p/q के रूप में नहीं हुआ उसको हम लोग क्या कहे, अपरिमेय संख्या बोले थे, ठीक है, ये तो याद है। तो बाकी जो बचा रहा p/q को छोड़ के वो अपरिमेय संख्या ने ले लिया, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या रेखा में आया वो पूरा का पूरा फिल हो गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु, इस संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है। इस संख्या रेखा पर जो जितना भी बिंदु है वो किसको दर्शाएगा, वास्तविक संख्या को दर्शाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में ही परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के अंदर में जो है प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक तीनों है। तो इसका मतलब सारे के सारे संख्या किसके अंदर में है, वास्तविक संख्या के अंदर में है। और वास्तविक संख्या जो है जब सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या में है तो संख्या रेखा पर क्या करते हैं, सारे के सारे संख्या आते हैं संख्या रेखा पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाएगा, वास्तविक संख्या को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को दर्शाता है, उसका एक यूनिक वैल्यू होता है, मतलब अद्वितीय वैल्यू होगा। अगर कोई एक पॉइंट अगर देते हैं तो वो किसको दर्शाएगा, वो पॉइंट दर्शाएगा वास्तविक संख्या को, ठीक है। तो इसी के चलते इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है। याद कीजिए कि पहला क्लास में हमने क्या कहा था कि अभी तक संख्या रेखा बोलते आ रहे थे। अब उसी समय हमने कहा था कि आगे के क्लास में इसको हम लोग वास्तविक संख्या रेखा ही बोलेंगे, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए, ठीक है।
इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या यानी √2 √3 का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण होगा ये भी देखना है। हम लोग तो बोल दिए कि अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर है, परिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर है। तो अपरिमेय संख्या जो √2 है, √3 है, √5 है, ये सब संख्या रेखा पर कैसे निरूपण होगा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पूरा बनाएंगे उसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन खास करके दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो आने पर आपको ये मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।